नमस्ते बच्चों, माई सेल्फ जायसवाल सर। हम पढ़ रहे हैं केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, क्लास 10th। अभी तक हमने वेरियस टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस देख लिए हैं, तो उसका एक फ्लो चार्ट बनाते हैं। सो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। सो केमिकल रिएक्शंस के क्या टाइप हैं? नाउ, on basis of number of reactants or products, on basis of number of reactants and products, तो इसके दो टाइप हैं। एक तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन और दूसरा डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसी तरीके से ऑन बेसिस ऑफ मेटल नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट, मेटल और नॉन मेटल का डिस्प्लेसमेंट हो, उसके हिसाब से इसके कितने टाइप हैं। तो एक सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसे हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कहते हैं, सिंगल भी लगा देने से चलेगा। और दूसरा है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जिसको कि प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कहा जाता है। तीसरा ऑन बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। एक तो हो गई ऑक्सीडेशन और दूसरी हो गई रिडक्शन। इसके अलावा ऑन बेसिस ऑफ हीट ट्रांसफर, सो ऑन बेसिस ऑफ हीट ट्रांसफर, हीट ट्रांसफर के आधार पर हम रासायनिक अभिक्रियाओं को कितनी श्रेणियों में बांट सकते हैं। सो देयर आर टू टाइप्स, वन इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन और दूसरा है एंडोथर्मिक रिएक्शन। सो इस तरीके से हमने देख लिया कि केमिकल रिएक्शंस को अलग अलग बेसिस पर, नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, ऑन बेसिस ऑफ मेटल नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट, ऑन बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर एंड ऑन बेसिस ऑफ हीट ट्रांसफर, अलग अलग श्रेणियों में इसको रखा जा सकता है। नाउ लेट अस मूव अहेड। तो इसके आगे हम बढ़ते हैं। कोरोजन, so we encounter oxidation reactions in our day to day life। हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ये देखते हैं कि बहुत सारे मेटल्स ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, और जब मेटल ऑक्सीडाइज हो जाते हैं तो वो अपनी स्ट्रेंथ खो देते हैं। जैसे अगर आयरन ऑक्सीडाइज हो जाए तो हम कहते हैं कि आयरन में रस्ट लग गया, फिर उसमें उसकी जो स्ट्रेंथ है वो नहीं रहती। नाउ इट कैन नॉट बियर लोड। तो
ऐसे जो प्रोसेस हैं कि इफ़ द मेटल्स आर एक्सपोज्ड प्रोलॉन्ग इन विगरस कंडीशन, अगर वो एटमॉस्फेरिक कंडीशन में बहुत हीट हो, मॉइस्चर हो, इस तरीके से हम उसको छोड़ दें काफ़ी लंबे समय तक, then they get either oxidize or they form sulfates, they form carbonates और they form hydroxide। इस तरीके से जो मेटल है वो अपनी प्योरिटी खो देता है और कंबाइंड फॉर्म में आ जाता है। इस तरीके से कहा जा सकता है कि वो कोरोडेड हो गया। सो व्हाट इज कोरोजन? Corrosion is the process in which metals are eaten up gradually। मेटल में एक टेंडेंसी होती है कि वो लोड बियर कर सकता है। मेटल्स आर ईटन अप, so eaten up gradually by the action of air, moisture or any chemicals, or any केमिकल्स। एटमॉस्फेयर में कई केमिकल्स होते हैं, एग्जाम्पल जैसे एसिड्स होते हैं कई, तो इस ये एटमॉस्फेयर में रहते हैं। ऑन देयर सरफेस, ऑन देयर surface, so corrosion is the process by which metals are eaten up gradually। तो वो धीरे धीरे डिके हो जाते हैं। ईटन अप का मतलब डिके हो जाते हैं, हवा के द्वारा, नमी के द्वारा या कोई एसिड रिएक्शन के द्वारा वो धीरे धीरे कोरोड हो जाते हैं, यानी दे ड्यूरिंग कोरोजन, सो ड्यू टू कोरोजन दे लूज देयर टेंसाइल स्ट्रेंथ। टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब लोडिंग कैपेसिटी और लोड बियरिंग कैपेसिटी को खो देते हैं। उसमें अब वजन रखोगे तो वो टूट जाएगा। अगर कोरोडेड लोहे में या जंग लगे लोहे में आप कुछ रखोगे तो वो बियर नहीं कर पाएगा लोड। सो ड्यू टू कोरोजन metal lose their tensile strength, यानी लोड बियरिंग कैपेसिटी को वो खो देते हैं। लोड बियरिंग कैपेसिटी, सो ये होता है। या ये कह सकते हैं व्हेन मेटल्स आर एक्सपोज्ड प्रोलॉन्ग इन एटमॉस्फेयर, यदि मेटल को बहुत समय तक एटमॉस्फेयर में छोड़ा जाए, व्हेन metals are exposed prolonged लंबे समय तक in atmosphere, then they react, then they react with air, acids, CO2, एयर में ही CO2 आती है, एंड मॉइस्चर, इन सब से वे रिएक्ट कर जाते हैं, एंड मॉइस्चर, टू फॉर्म ए लेयर ऑफ ऑक्साइड, लेयर ऑफ ऑक्साइड, कार्बोनेट, कार्बोनेट की लेयर चढ़ जाएगी, हाइड्रोक्साइड और सल्फाइड ओवर देम।
ओवर देम, उनके ऊपर ये लेयर चढ़ जाएगी, ठीक है। दिस लेयर ग्रोज इवेंचुअली एंड डिपेंड्स, तो लेयर बाय लेयर दे आर ईटन अप, पहले एक लेयर चढ़ेगी फिर उसके बाद उसके अंदर एक और लेयर बनेगी, सो लेयर बाय लेयर दे डिके, लेयर बाय लेयर दे डिके and loses the property of metal and loses their load bearing capacity. This is called corrosion. इसको धातु का क्षय होना कहते हैं, इसको कोरोजन कहते हैं। जैसे कि अगर आयरन है, आयरन को ऑक्सीजन में रख दिया जाए, हवा में छोड़ दिया जाए, और हवा में कुछ न कुछ वाटर भी रहता है, तो वाटर मॉलिक्यूल भी रहेगा हवा में, तो आयरन एयर से रिएक्ट करके एक रेड ब्राउन कलर का रस्ट बना लेता है अपने ऊपर, Fe2O3 बना लेता है, और साथ ही साथ कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स भी, थोड़े बहुत वाटर मॉलिक्यूल्स, उसका कोई करेक्ट फिगर नहीं है कि कितने वाटर मॉलिक्यूल्स, तो वाटर मॉलिक्यूल्स और इसके साथ एक पोरस फॉर्मेशन करता है फ्लेक्स की तरह, और वो इसी को आयरन रस्ट कहते हैं। तो अब Fe2O3 है तो इसमें 2Fe कर दें, और यहाँ पर देखिए 2Fe कर दिया। अब इसमें ऑक्सीजन 3 है तो 3/2 कर दें, ऐसा कर दें, और ये XH2O है तो यहाँ X लगा दें ऐसे। तो इस तरीके से हमने देख लिया, इसको मल्टीप्लाई करो तो ये बन रहा है। सो ये जो चीज़ होती है ये CO2 की प्रेजेंस में होती है, एटमॉस्फेयर में CO2 है, तो वही CO2 एक एसिड का काम करता है। कैसे एसिड का काम करता है? जब CO2 में वाटर मिल जाता है तो वो कार्बोनिक एसिड बन जाता है, H2CO3, इसको कहते हैं कार्बोनिक एसिड। यही सोडा वाटर है जो पेप्सी हम पीते हैं या स्प्राइट पीते हैं, तो वही कार्बोनिक एसिड है। अब उसको आप मार्बल पे डाल दो, देखोगे मार्बल को डिके कर देगा, इतना तेज होता है कार्बोनिक एसिड। अगर उसी चीज़ को सोडा वाटर से आप टॉयलेट क्लीन करोगे तो टॉयलेट चमक जाता है। तो इस तरीके से ये कार्बोनिक एसिड है और यही सारे कोल्ड ड्रिंक्स में मिलता है। तो ये एक एसिड की तरह काम कर रहा है क्योंकि वाटर के साथ मिलकर ये एसिड बन गया, CO2 प्लस वाटर, देखो बन गया एसिड। अच्छा, यहाँ अब फ्रैक्शन में मॉलिक्यूल हैं तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो 4Fe प्लस 3O2 प्लस 2XH2O, ये तो कैटालिस्ट है, इसकी प्रेजेंस में हो रहा है, तो ये पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है बट रिएक्शन को फैसिलिटेट कर रहा है। 2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दो तो 2Fe2O3 और XH2O, ये रेड ब्राउन कलर का रस्ट है। रस्ट वैसे फेरिक ऑक्साइड, और ये जो है हाइड्रेटेड है, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड नाम अगर आप इसका देखें तो चूंकि इसमें वाटर मॉलिक्यूल्स भी हैं तो ये हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड है, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, ये है हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। और ये तो मेटल है, आयरन मेटल। तो शाइनी मेटल जो होता है, अब उसमें अगर आप महीने 1.5 महीने के लिए हवा में छोड़ दें तो वो डिके हो जाता है, और इसी तरीके से बहुत बड़े बड़े ब्रिज हैं जिसमें हम बीम्स लगाते हैं आयरन की, तो वो रस्टेड हो जाती है और वो पुल कमज़ोर पड़ जाते हैं। इसीलिए कभी पुल की भी एक जो ब्रिजेस होते हैं उनकी एक लाइफ होती है और वो अपनी स्ट्रेंथ खो बैठते हैं और धीरे धीरे उसकी जो मजबूती कम हो जाती है और वो टूट जाता है।
हम अपने यहाँ जितना भी माइनिंग होता है और जितना आयरन निकालते हैं उसका 1/3 हम कोरोजन में ही या रस्टिंग में खो देते हैं। तो मेट आयरन के केस में कोरोजन को रस्टिंग भी कहा जाता है। वैसे सभी का कोरोजन होता है, कॉपर का भी होता है, सिल्वर का भी होता है, लेकिन ख़ास तौर पर जब आयरन का कोरोजन होता है तो इसको रस्टिंग कहा जाता है। नाउ so let us see the corrosion in आयरन। तो आयरन में किस तरीके से कोरोजन होता है इस चीज को हम देखें। ये देखिए, ये आयरन के स्केल में कोरोजन दिखाया गया है, रेड ब्राउन। तो इसको ये क्लीन कर रहे हैं, बट इट इज द काइंड ऑफ कोरोजन। सो रेड ब्राउन कलर का ये कोरोजन होता है। और जो फेरिक ऑक्साइड बनेगा तो वो इस तरीके का बन जाएगा, फेरिक ऑक्साइड। तो ये कोरोडेड है, तो उसी कोरोजन का कलर यही होता है। जो आयरन पर रस्ट लगेगी वो फेरिक ऑक्साइड है, इस तरीके से इसका कलर होता है। So we can say that corrosion in iron is also known as rusting. So इस चीज को लिख लेना चाहिए कि आयरन के केस में ही हमें रस्टिंग बोलने की सुविधा है। So corrosion in iron is also called rusting. Is also called रस्टिंग, उसको रस्टिंग भी कहते हैं। इसके अलावा जैसे हमने कहा आयरन में अगर कोरोजन होना है तो हवा की ज़रूरत है, मॉइस्चर की ज़रूरत है और CO2, इन तीनों की वजह से रस्टिंग होती है। और ये हमने आपको यहाँ पर बता दिया है। इस यहाँ पर जो हमने आपको बता दिया पहले, तो अब आगे बढ़ते हैं कि कॉपर में किस तरीके की रस्टिंग होती है। सो कॉपर जब एयर के संपर्क में आता है तो एटमॉस्फेयर में CO2 होती है और एटमॉस्फेयर में वाटर भी होता है और एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन भी होती है। तो इन सभी से वो रिएक्ट करके CO3 बना देगा और CuOH होल ट्वाइस बना देगा। कॉपर कार्बोनेट, कॉपर हाइड्रोक्साइड, इसका नाम क्या होगा? ये कॉपर की रस्ट है जो कि ग्रीन कलर की होती है। सो ग्रीन, ठीक है। सो ये कॉपर की रस्ट है, इसमें भी अब लिंगुअली तो लोग इसको भी रस्ट बोल देते हैं, बट ग्रीन कोरोजन है। सो ये कॉपर कार्बोनेट, कॉपर हाइड्रोक्साइड है। कॉपर हाइड्रोक्साइड, चूंकि ये कॉपर 2 है, 2 की यहाँ वैलेंसी है, देख लीजिए ये 2+ और 2-, तो इसको बोलेंगे कॉपर 2 कार्बोनेट। और इसी तरीके से यहाँ पर भी कॉपर 2 हाइड्रोक्साइड, क्योंकि कॉपर में वैलेंसी बदलती रहती है, लेकिन यहाँ पर तो कॉपर में 2+ की वैलेंसी है, तो इसलिए कॉपर 2 कार्बोनेट और कॉपर 2 हाइड्रोक्साइड है। अब इस चीज़ को हम बैलेंस कर लें। सो कॉपर के तो 2 हमको चाहिए, तो यहाँ पर कॉपर है और यहाँ पर है, सो इसलिए यहाँ पर आप 2 कॉपर लगा दें, क्योंकि 2 कॉपर हैं। इसके अलावा कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड, बाकी चीज़ें देखें तो सारी चीज़ें CO3 ये हो गया और 2OH हो गए, तो ये बैलेंस्ड रिएक्शन है। तो कॉपर में ग्रीन रस्ट होती है। इस चीज़ को हम देखें कि कॉपर की रस्ट कैसी होती है। तो जो कॉपर की रस्ट होती है वो इस तरीके की होगी, ग्रीन कलर की।
ये देखिए ग्रीन कलर, ये कॉपर की रस्ट है। वैसे तो कॉपर शाइनी ब्राउन होता है, लेकिन इसकी रस्ट ऐसी होती है। ये देख लें, कॉपर कार्बोनेट, तो ये ग्रीन, लाइट ग्रीन कलर की रस्ट होती है। ऐसा आप देख लें, जैसे कॉपर की कोई चीज हो तो इस तरीके से हो। of chemical change, and we're going to talk about why it's an example. Recently, I had a leak. ये ग्रीन कलर का रेस्ट है कॉपर पर। वैसे कॉपर इस तरीके का होता है, शाइनी ब्राउन, लेकिन जब इस पर रस्ट लग रहा है तो ये ऐसा है। And we see it's pretty shiny, especially where they cut it. So they don't care if it's see where they cut the pipe. It's nice and shiny. So that's not anything that. इस तरीके से ये ग्रीन, इसके ऊपर कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड की लेयर लगी हुई है। ये ग्रीन है जैसा हमने आपको दिखाया। This is what it looked like been formed. When I scrape it green off, rust there is the इसमें से nice निकाल लिया गया है। oxidized also that it's kind of green. That's because water went through these pipes. Now तो कॉपर रस्ट हमने देखा कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड की होती है। ऐसे ही ये देखिए, ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी ग्रीन है। क्यों ग्रीन है? बनाया तो कॉपर का गया था, लेकिन अब ये ग्रीन क्यों हो गया? बिकॉज ड्यू टू रस्ट इट इज ग्रीन। ये ग्रीन है। सो अब देख लीजिए, ये इस तरीके का कलर था, लेकिन अब ऐसा हो गया। सो इट इज ड्यू टू रस्ट। तो ये कॉपर अगर ऐसा होता तो ऐसा दिखता, लेकिन धीरे धीरे इवेंचुअली इट हैज नाउ कन्वर्टेड इनटू ग्रीन कलर। नाउ तो इस तरीके से हमने देखा कि कॉपर की जो रस्ट होती है वो ग्रीन कलर की होती है, इस तरीके से होती है। नाउ अगर हम देखें तो सिल्वर में भी रस्ट लगती है। सो ये तो हमने रस्टिंग ऑफ कॉपर का दिखाया आपको, या ये कोरोजन इन कॉपर। रस्टिंग ना बोलें, कोरोजन इन कॉपर। अब कोरोजन इन सिल्वर देखें, अगर Ag को एटमॉस्फेयर में छोड़ दिया जाए तो जो एटमॉस्फेयर में सल्फर होती है उससे ये रिएक्शन करके Ag2S बना देगा, ऐसा बना देता है। सो वैसे तो एटमॉस्फेयर में सल्फर नहीं होती है, सल्फर डाइऑक्साइड होती है, तो ये इससे तो रिएक्ट कर जाता है और ऑक्सीजन अलग हो जाती है। सल्फर डाइऑक्साइड एक एसिडिक गैस है जो एटमॉस्फेयर में होती है, तो ये सिल्वर सल्फाइड बना लेता है जो कि ब्लैक कलर की होती है। चांदी का सामान आप कहीं भी चले जाइए, मेहरानगढ़ किले में जो उसमें बुर्ज हैं या मेहराब है, तो आप देखेंगे कि वो चांदी के बने हुए हैं, लेकिन वो काले पड़ गए हैं समय के साथ साथ, तो इट बिकम ब्लैक। तो ये ब्लैक हो जाता है। चांदी का जब कोरोजन होता है तो वो ब्लैक हो जाती है। सो इट इज सिल्वर, दिस इज प्लस, दिस इज 2 माइनस, तो प्लस है तो इसलिए सिल्वर 1 सल्फाइड। सो दिस इज रस्टिंग, ये कोरोजन इन सिल्वर। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि सिल्वर में भी कोरोजन पाया जा सकता है। ये देख लें आप कि किस तरीके से सिल्वर में कोरोजन है। वेलकम टू आवर चैनल होम एंड किचन। हम देखते हैं ये चांदी की पायल है जो काली पड़ गई है। तो ये देखिए ये ब्लैक हो गई है, इस पे सल्फाइड की लेयर जम गई है। फिर धीरे धीरे अगर इसको ये क्लीन किया जाएगा, तो क्लीन करने के बाद तो ये एक बेस ले लिया गया है। जो भी हो, हम इसको क्लीन करेंगे तो फिर से अपना एक, हाँ, धीरे धीरे ये क्लीन हो जाएगी और फिर शाइनी हो जाएगी। तो इसका जो हमने कोरोजन है वो निकाल लिया है। नाउ इसके बाद एक, ये देखिए अब ये पायल बिल्कुल
अच्छी तरह से क्लीन हो गया है और ये देखिए बिल्कुल नए जैसा लग रहा है। कहीं पर भी हमें कोई भी के ऊपर ये देखिए, तो ये रस्ट इन्होंने अब ये रिमूव कर डिफरेंस दिया। आप खुद ही तो देख सकते पहले हैं। और अभी में आप देख लीजिए, जी पहले साफ हो रही है। रस्टेड तो थी, अगली ब्लैक बार कलर से का था, आप जब भी तो ये आपके फर्क आपको हो कोई गया। भी सिल्वर की चीज ऐसी काली पड़ी हुई दिखती है तो नाउ वी हैव सीन द कोरोजन। तो मैंने आपको बताया कि व्हाट इज कोरोजन। if when we leave free metal in free state in atmosphere, then a layer of carbonate, a layer of hydroxide, a layer of sulfide, or a layer of oxide, a layer of oxide is uh, formed on it, which weakens the property of metal, जो metal को weak कर देती है और इसकी load bearing strength ख़त्म हो जाती है. So it weakens and this property is known as corrosion. And particularly in case of metal, it is called, in case of iron it is called rusting. तो हमने ये different चीज़ों में rusting देख ली. Now अब देखते हैं कि रस्टिंग की वजह से, रस्टिंग अच्छी चीज़ है कि अच्छी चीज़ नहीं है. रस्टिंग इज नॉट ए गुड प्रो, ये जो भी होता है फिनोमिना, इट सो वी लूज मोस्ट ऑफ आवर इकोनॉमी ड्यू टू रस्टिंग ऑफ आयरन, बिकॉज आयरन इज ए स्ट्रेटेजिक मेटल. आयरन का तो आप देखेंगे डिफेंस में भी यूज़ है हर जगह, और कहीं ना कहीं इंस्टॉलेशन में, बिल्डिंग्स में, इंफ्रास्ट्रक्चर में. तो कंट्री में आयरन एक स्ट्रेटेजिक मेटल के तौर पर यूज़ होता है, और अगर इसमें रस्टिंग हो जाती है सो वी लूज अवर इकोनॉमी, स्ट्रेंथ ऑफ कंट्री. सो ये सारे लैप्सेस हो जाते हैं. सो कोरोजन इन आयरन पर्टिकुलरली इज़ नॉट गुड. तो हम कैसे कोरोजन से बचें? हाउ कैन वी प्रिवेंट कोरोजन? कोरोजन से कैसे बचा जा सकता है? सो मेथड फॉर प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन, मेथड्स फॉर प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन पर्टिकुलरली इन आयरन. आयरन के केस में हम, चाहे आप लिख लें इन आयरन, अगर क्वेश्चन आ जाए कि मेथड ऑफ प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग, क्योंकि रस्टिंग आयरन के ही केस के लिए कही जाती है, तो भी यही आंसर होगा. पहला क्या मेथड है कि यूजिंग प्राइमर, उसके ऊपर प्राइमर का कोट लगा दो. प्राइमर क्या होता है? किसी भी चीज़ को पेंट करने से पहले हम उसमें एक लेयर लगा देते हैं, एक जैसे कि लेड ऑक्साइड की, या फिर हम उसमें क्रोमियम ऑक्साइड की लेयर लगा देते हैं. तो वो क्या करती है, वो एक्टिव मेटल है. तो जब उसकी लेयर लगा देते हैं फिर हम उसको ऐसे छोड़ देते हैं, तो प्राइमर सस्ता आता है पेंट से. तो वो उसको तब तक के लिए, जब तक हम पेंट नहीं कराते हैं, कोरोजन से बचाता है, बिकॉज इट आइसोलेट्स द सरफेस ऑफ आयरन फ्रॉम एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक कंडीशन. तो हमने उस पर प्राइमर लगा दिया. यूजिंग प्राइमर, तो प्राइमर हम लगा देते हैं, तो दैट इज Pb3O4 सोल्यूशन. वैसे Pb3O4 सिंदूर होता है, तो सिंदूर का एक सोल्यूशन बनाया जाता है, वही उसके ऊपर लगाया जाता है. और लेड आयरन से ऊपर है, तो लेड का अगर सोल्यूशन बनाया जाएगा तो आयरन का है लेड, ये लेड ऑक्साइड का सोल्यूशन उस पर लगाया जा सकता है. और प्राइमर इसका भी हो सकता है, और साथ में क्रोमियम ऑक्साइड का भी हो सकता है. तो Cr2O3 सोल्यूशन, इनमें से कुछ भी हो सकता है. ये येलो प्राइमर कहलाता है. और ये रेड प्राइमर होता है. तो बाज़ार में दोनों मिलते हैं, बहुत सस्ते मिलते हैं, पेंट से आधे दाम पे मिलते हैं. तो अगर हम इसको यूज़ करके आयरन को बचा सकते हैं, गेट्स में हम पेंट कर सकते हैं. तो यूजिंग प्राइमर और पेंट, या फिर पेंट ही सीधा कर दें. पेंट में भी लेड होता है, क्रोमियम होता है, जिंक होता है.
तो ऐसा करने से क्या होता है, इट आइसोलेट्स मेटल सरफेस फ्रॉम एक्सटर्नल एनवायरमेंटल कंडीशन, इट आइसोलेट्स metal surface from environmental condition. तो हम ये कर सकते हैं यूजिंग प्राइमर और पेंट। दूसरी चीज़ क्या कर सकते हैं हम प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग के लिए, क्या मेथड्स हैं, अप्लाइंग ग्रीस। जैसे साइकिल में जो मूवेबल पार्ट्स हैं, तो अगर वो रस्ट होता है, चेन में रस्ट लग गई है, तो आप उस पर ग्रीस लगा दोगे तो वो आइसोलेट हो जाएगी जो एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक कंडीशन से, और फिर उस चेन में रस्ट नहीं लगेगी। बहुत दिनों तक जब साइकिल रखी रहती है तो उसके कई पार्ट्स में रस्ट लग जाती है, लेकिन अगर आप ग्रीस लगा देंगे देन इट प्रिवेंट इट फ्रॉम फर्दर रस्टिंग। सो अप्लाइंग ग्रीस, ये दूसरी चीज़ हो गई। तीसरी चीज क्या कर सकते हैं, हम जिंक सॉल्यूशन लगा देते हैं। सो कोटिंग आयरन आर्टिकल, कोटिंग आयरन आर्टिकल्स विद जिंक सॉल्यूशन। इस प्रोसेस को कहते हैं गैल्वेनाइजेशन। सो गैल्वेनाइजेशन करके भी क्यों हम जिंक लगाते हैं, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन आयरन। मान लीजिए अगर किसी आयरन में रस्ट भी लग गया है, मान लो Fe2O3 बन गया है, तो जिंक कहेगा उससे कि भाई हम तो आपसे ऊपर हैं और आप कैसे डोनेट कर रहे हो ऑक्सीजन को, मैं तो आपसे ऊपर। मान लीजिए आपने जिंक का, ब्लैक कलर का होता है जिंक का सलूशन, तो आप जहाँ पर भी कभी अपने फादर के साथ जाएंगे बीम लेने, सरिया लेने, जब घर बन रहा होगा तो आप देखेंगे वहाँ जो लेबर्स हैं वो एक कपड़े से जिंक सलूशन उसमें पोतते रहते हैं, कोटिंग करते रहते हैं सारे आयरन के सरिया में, बीम में, जिससे कि आयरन की चीज़ में रस्ट न लगे। तो वो ऐसा क्यों करते हैं, तो जब हम जिंक का इसमें कोटिंग कर देते हैं या गैल्वेनाइजेशन कर देते हैं, तो जिंक कहेगा भाई हम तो ज़्यादा एक्टिव हैं, आई हैव मोर टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन, देन व्हाई आर यू डोनेटिंग योर इलेक्ट्रॉन्स टू ऑक्सीजन, लेट मी डोनेट इट। तो जिंक क्या करेगा, खुद अपना ऑक्साइड बना लेगा और Fe को अलग कर देगा। तो यहाँ पर 3 ऑक्सीजन है, या तो यहाँ 3 लगाइए, तो 3 ऑक्सीजन, अब 3 जिंक हो गया, तो ये 3 कर दीजिए, और Fe2 है तो 2 कर दीजिए। तो जो आयरन में अगर रस्ट लगी भी है तो भी आयरन फ्री हो जाएगा और अपनी टेंसाइल स्ट्रेंथ वापस पा लेगा। ऐसा ही लेड में और क्रोमियम में भी होता है, क्योंकि लेड और क्रोमियम दोनों ही आयरन से ऊपर हैं, इसीलिए हम इनके सॉल्यूशन यूज़ करते हैं। तो आपने देखा कि किस तरीके से ये रिमूव्स रस्टिंग, रस्टेड आर्टिकल पर भी हम जिंक लगा के आयरन की खोई हुई स्ट्रेंथ पा सकते हैं। तो ये फेरिक ऑक्साइड पर हमने इसको लगा दिया। जब 3 की वैलेंसी होती है तो फेरिक ऑक्साइड बोलते हैं, और ये जिंक ऑक्साइड है। तो ये बेसिक रिएक्शन हो जाती है। नाउ तो हम ऐसा भी कर सकते हैं। और चौथा प्रोसेस क्या है कि एलॉइंग। अगर आप आयरन में 0.5% कार्बन मिला दें, आप देख लीजिए आयरन में कार्बन मिला दिया जाता है, थोड़ा सा निकेल मिला दिया जाता है 0.1%, थोड़ा सा क्रोमियम, तो ऐसा मिला के सबको मेल्ट करके फिर धीरे धीरे फ्रीज कर दिया जाता है। तो ऐसी चीज़ जब हम करते हैं तो वो एलॉय कहलाता है। 0.5% कोयला मिला दें, सब मेल्ट करें और उसको भी, और फिर मिला दें, मिक्सिंग कर दें, तो आप देखेंगे स्टेनलेस स्टील के बर्तन बन जाते हैं और वो ज़िंदगी भर कोरोड नहीं होते। तो एलॉय की ये प्रॉपर्टी होती है, दे आर इनर्ट टू एटमॉस्फेरिक कंडीशन, और उनकी स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होती है, प्रॉपर्टी बदल जाती है। तो हम आयरन की एलॉइंग करके, जो एलॉय व्हील होते हैं, जो आप नई बाइक खरीदते हो तो वहाँ पर आपको डीलर बताता है कि इसके एलॉय व्हील्स हैं। एलॉय व्हील्स का मतलब होता है कि आयरन में कुछ न कुछ मिला के, दूसरे मेटल, निकल या क्रोमियम और कार्बन मिला के इसके व्हील्स बनाए गए हैं।
तो वो ये बताने की कोशिश करता है कि इसमें स्ट्रेंथ तो है ही, साथ में ये एटमॉस्फेरिक कंडीशन से इनर्ट है और इसमें कभी भी रस्टिंग नहीं लगेगी। तो एलॉय इसी तरीके से होते हैं। दीज आर होमोजीनियस मेटल्स ऑफ टू और मोर मेटल्स और ए मेटल विद नॉन मेटल। सो हम एलॉइंग कर सकते हैं। आयरन विद निकिल से कर सकते हैं, क्रोमियम से कर सकते हैं और कार्बन से। तो जब हम ऐसा करते हैं सो ऐसा करने से क्या होगा, ड्यू टू एलॉइंग, ये क्या होगा, ड्यू टू एलॉइंग द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग डू नॉट टेक्स प्लेस। Do not take place as alloys are quite inert to nature, as alloys are quite inert to nature। तो वो इनर्ट होते हैं यानी क्रियाशील नहीं होते। तो आपको ये 4 प्रोसेस हैं, जब ऐसा आप करेंगे, गैल्वेनाइजेशन करेंगे, ग्रीस लगाएंगे, पेंटिंग करेंगे और या फिर एलॉइंग करेंगे, तो इस तरीके से हम रस्टिंग को प्रिवेंट कर सकते हैं। नाउ जो हमारा ऑक्सीडेशन होता है तो वो 2 तरीके से होता है, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन। सो ऑक्सीडेशन इन डे टू डे लाइफ 2 तरीके का है। इन एवरीडे लाइफ, एक तो ऑक्सीडेशन मेटल पर हो जाए तो उसको कोरोजन कहते हैं ये, और दूसरा एडिबल चीज पर हो जाए, खाने पीने की चीज पर, तो उसको रेंसिडिटी कहते हैं। ये रेंसिडिटी, मान लीजिए आपने पापड़ तल कर रख दिया और अगर आप उसे 3-4 दिन बाद खाएंगे तो उसमें एक तरीके की फाउल स्मेल आने लगेगी। चिप्स आप तल के रख दें, कुछ दिन बाद खाएंगे तो उसमें एक फाउल स्मेल आएगी, वो टेस्ट बिटर होगा एंड अनफिट टू ईट। तो वो चीज़ क्या होती है, जो खाने पीने की चीज़ जो ऑयल में बनी हुई होती है, तो चाहे वो कुछ भी हो, उसमें ऑयल या फैट हो, तो वो थोड़े दिनों बाद जब एटमॉस्फेरिक कंडीशन में एक्सपोज होती है, देन इट टेस्ट्स बिटर, स्मेल्स फाउल एंड अनफिट टू ईट। तो हम कहते हैं कि भाई ये खाने की चीज़ रेंसिड हो गई है। सो रेंसिडिटी एडिबल्स में होती है और कोरोजन मेटल्स में होता है। तो ये एवरीडे लाइफ में हम ऑक्सीडेशन की 2 प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। अब रेंसिडिटी क्या होती है, इससे कैसे प्रिवेंशन होगा, तो बच्चों इसको हम अगली क्लास में आपको एक्सप्लेन करेंगे। आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू बच्चों।